बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 3 है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं हम किस किस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर को देखेंगे। अभी कलर के मेथड को हम पहले ही पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं कि कलर हम किन किन मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज है, फिर यानी कि आप बैकग्राउंड में इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट की, तो वो इसी इमेज के साथ यूज़ होती है। और बैकग्राउंड पोजीशन भी है जो है वो भी इमेज के साथ यूज़ होती है। और अटैचमेंट भी जो है वो इमेज के साथ ही यूज़ होती है। और एंड में आता है इसका शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड मतलब ये होता है कि हमें ये अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं करनी पड़ती, हम एक ही लाइन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखिए, देखो ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आप किसी भी बॉडी के बैकग्राउंड में अगर देंगे तो क्या होगा, ये आपके पूरे जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड में लग जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिव के बैकग्राउंड में ये देंगे, वो चाहे अभी कलर का बैकग्राउंड हो या फिर वो इमेज का बैकग्राउंड हो, अगर आप किसी डिव के पीछे देंगे तो वो डिव के बैकग्राउंड में लग जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी जो है वो सिर्फ हेडिंग के बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप हेडिंग में भी लगा सकते हैं, या आप डिव में भी लगा सकते हैं, या आप अपने पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड में यानी कि बॉडी में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने वीएस कोड में चलते हैं और वहाँ पे फिर इसको जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी HTML और CSS जावा की जो है वो प्लेलिस्ट सेव नहीं की तो यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट का। और इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ से मैं आ जाता हूँ ओपन फोल्डर। और हमारा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स का फोल्डर है वहाँ पे हमने क्लास बनाई थी CSS के नाम से, उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से न्यू फाइल बनाएंगे, हम उसको नाम देंगे CSS क्लास 3.html। ठीक है, एंटर प्रेस किया और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाएंगे। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे CSS क्लास और इसको हम कर देंगे 3। और यहाँ पे एक H1 दे देंगे, उसमें लिख देंगे CSS बैकग्राउंड। ठीक है, तो CSS बैकग्राउंड लिखने के बाद यहाँ से मैं Ctrl+2 सेव करता हूँ और हम गो लाइव पे चले जाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमको इसकी आउटपुट मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहाँ से मैं गो लाइव पे जाता हूँ। तो देखिए, मैं गो लाइव पे आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास CSS बैकग्राउंड भी लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिव भी लगा देता हूँ ताकि मैं आपको साथ ही साथ ये भी समझा दूँ कि हम डिव पे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिव में एक पैराग्राफ लगाऊंगा और इसमें लगाऊंगा lorem 10 और इसको Ctrl+2 सेव कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास डिव के अंदर ये जो हमने पैराग्राफ दिया वो भी आ गया। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो होता है ना वो होता है, हम यहाँ क्योंकि हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टाइल टैग लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे बॉडी। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं पूरी बॉडी को बैकग्राउंड तो बॉडी को बैकग्राउंड देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर हम कैसे देंगे, अगर हम बॉडी में बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो हम लिखेंगे बॉडी स्टाइल टैग के अंदर। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। आप इसमें आप कोई भी कलर दे दें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आपको ये कलर दे के दिखाता हूँ। जैसे ही देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+2 सेव किया तो देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये कलर लग चुका है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है H1 उसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो तरीक़ों से आप टारगेट कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ आईडी और क्लासेस की, जो आईडी और क्लास थी हमारी, उसमें मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आप स्टाइल में किस तरीके से अपने उसको सिलेक्टर की हेल्प से टारगेट करते हैं। ठीक है, या तो आप आईडी की हेल्प से करेंगे, या तो आप उसको जो है क्लास की हेल्प से करेंगे, या फिर आप उसको जो टैग के नेम है उसकी हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको आईडी और क्लास नहीं दी हुई तो मैं इसको डायरेक्ट H1 की हेल्प से इसको टारगेट करूँगा। सिलेक्टर लगाया मैंने H1 और कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और इसमें मैंने दिया बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। Ctrl+2 सेव किया तो देखिए मेरे पास जो है वो बैकग्राउंड में भी रेड कलर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डिव को कलर देना चाहूँ तो यहाँ पे डिव लिखूंगा। ठीक है, डिव का सिलेक्टर यूज़ किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर। और इसको मैं कोई सा भी कलर दे देता हूँ। कौन सा कलर दूँ ये सिलेक्ट करके ना फिर मैं अपना यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कलर रख लेते हैं। तो Ctrl+2 सेव किया तो देखिए यहाँ पर मेरे पास डिव का भी कलर आ गया। तो देखिए यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए मैं डिव को एक हाइट देता हूँ ताकि आपको पता चले
डिव की जितनी भी हाइट होगी, जितनी भी उसकी विड्थ होगी, ये कलर उसको मिलेगा, ठीक है। ये कलर आपके जो है वो पैराग्राफ को नहीं मिलेगा, ये कलर आपने डिव को दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी है वो डिफाइन कर दूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसकी हाइट 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो देखिए जब इसकी हाइट बढ़ेगी ना, यहाँ से ऊपर नीचे से जब इसकी हाइट बढ़ेगी तो ये पूरा बैकग्राउंड इसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने इसकी हाइट बढ़ाई तो इसको पूरा एक बैकग्राउंड कलर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैंने आपको एक क्लियर कर दिया। मैं अभी आपको जब इमेज का जो है वो प्रॉपर्टी समझाऊंगा तो मैं एक एक पे अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। इसी तरह से आपने इमेज अप्लाई करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी H1 और डिव पे अप्लाई किया है, या किसी भी आप एलिमेंट पे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो इसी तरह आप कलर से अप्लाई करेंगे और इसी तरह ही आप अप्लाई करेंगे अपनी इमेज को, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, बॉडी को लगा रहने देते हैं क्योंकि बॉडी हमको चाहिए अभी। तो यहाँ से कलर तो आपको समझ में आ गया कि कलर, और कलर आप उन तीनों मेथड से, चारों मेथड से दे सकते हैं, ठीक है, जो हमने CSS कलर्स में डिस्कस किए थे। आप इसको RGB की हेल्प से भी दे सकते हैं, आप इसको बाई नेम भी दे सकते हैं, आप इसको हेक्साडेसिमल की हेल्प से भी दे सकते हैं, और इसको आप HSL की हेल्प से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे पास बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज जो है वो हम कैसे करेंगे, देखें बैकग्राउंड आपने इमेज का टैग लिया है, ठीक है। अगर आप VS कोड यूज कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे, वो आपको सजेस्ट करेगा, वरना उसका जो है वो सिंटेक्स आप देख लें बैकग्राउंड इमेज का, जो आपने ऐसे लिखना है। इसके बाद हमने इसमें लिखना है URL, ठीक है। URL लिखने के बाद ब्रैकेट्स आएंगी, ब्रैकेट्स में हम कोमास लगाएंगे। कोमास लगाने के बाद यहाँ पर अभी देखिए वो बोल रहा है कि आपको बैकग्राउंड कहाँ से लेना है, ठीक है। फाइल का पाथ देना है, या फाइल का, अगर आपका जो है वो इमेज सेम फोल्डर में पड़ी है या रूट फोल्डर में पड़ी है, या फिर आपने एक अलग से इसमें फोल्डर बनाया हुआ है इमेज के नाम से, उसमें आपकी इमेज पड़ी है। अगर आपको मसला आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है HTML फाइल पाथ, ठीक है, कि आपने फाइल पाथ को कैसे सिलेक्ट करना है। तो आप वो वीडियो देख लें अगर आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आपको फाइल पाथ देना सही से देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पर मैं इमेज में मेरे पास फाइल पड़ी हुई है बैकग्राउंड के नाम से, ये वाली, ये वही इमेज है जो हमने अपनी CSS की लास्ट क्लास में देखी थी। तो ठीक है, जैसे ही कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास बैकग्राउंड लग गया है। अब यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड ये वाला इसलिए यूज़ किया है कि मैं आपको बता सकूँ कि देखें यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। आपने जो भी बैकग्राउंड यूज़ करना है वो बैड कॉम्बिनेशन के साथ नहीं होना चाहिए। बैड कॉम्बिनेशन मतलब देखें अभी मैंने ये वाला बैकग्राउंड तो लगा दिया, लेकिन मुझे यहाँ टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ा जा रहा, मेरा टेक्स्ट अभी रीडेबल नहीं है। तो आपने ऐसा बैकग्राउंड यूज़ करना है जो टेक्स्ट को अफेक्ट ना करे, हम टेक्स्ट पढ़ सकें आसानी से। तो आपने हमेशा ऐसा बैकग्राउंड यूज़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पर बैकग्राउंड आपने ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, मुझे आपको कुछ और इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज समझानी है। तो सिंपल आप तो बैकग्राउंड ऐसे लगाएंगे, तो इनका जो है वो बैकग्राउंड का साइज होता है, कोई बड़े बैकग्राउंड होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जब आप कोई छोटा बैकग्राउंड लगाएंगे तो आपको और प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको हटा के मैं अपना लगा दूँ बैकग्राउंड में, ये अब ये देखिए ये मेरे पास एक लोगो है जो हमारा चैनल का लोगो है, ठीक है, एक किस्म का। तो ये लोगो छोटा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी छोटी इमेज जो इसमें फिट आ जाएगी, जो इससे छोटी होगी, जो हमारा बैकग्राउंड है उससे छोटी होगी, जब हम वो इमेज लगाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो देखें ये रिपीट हो रही है मेरे पास। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, तो देखिए ये रिपीट हो रही है। इसके साथ हम कैसे डील करते हैं, तो हमारे पास इसके प्रॉपर्टी आती है, हमने यहाँ पे देखी है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट के नाम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, उसके बाद हम लिख देंगे नो रिपीट। नो रिपीट में क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो देखिए अभी ये रिपीट नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद एक और जो है वो मैं लगा लेता हूँ बैकग्राउंड जो है वो साइज होता है। बैकग्राउंड साइज में हम इसको कर लेते हैं 200 पिक्सल। तो देखें इसको हम साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। आपने कहीं पे साइज को एडजस्ट करना है अपने बैकग्राउंड के इमेज को, तो आप उसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है मुझे, चले वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें नो रिपीट के साथ एक और वैल्यू होती है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स मतलब एक्स एक्सिस में, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब देखें रिपीट, अगर इसको एक्स कर दूं मैं, रिपीट एक्स, कंट्रोल एस टू सेव किया, तो देखिए ये अभी रिपीट एक्स यानी एक्स एक्सिस में, यानी कि लेफ्ट टू राइट ये रिपीट हो रहा है। टॉप टू बॉटम रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन लेफ्ट टू राइट रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जो रिपीट है वाई कर दूं, तो ये अभी क्या होगा, ये वाई एक्सिस में रिपीट हो रहा है टॉप टू बॉटम, और ये लेफ्ट टू राइट रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हम रिपीट वाई और रिपीट एक्स कब यूज करते हैं, तो इसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि कभी कभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमको ये यूज करने पड़ते हैं। तो देखें कैसे, अगर मैं इसको रिपीट को हटा दूं या नो रिपीट करता हूँ, नो रिपीट करता हूँ, नो रिपीट किया मैंने इसको, और यहाँ से मैंने इमेज चेंज की, मेरे पास एक और इमेज पड़ी हुई है। अब ये इमेज देख लें, ये ग्रेडियंट इमेज है। अगर मैं इसको करूँ
मुझे अब क्या करना है, मुझे ये रिपीट एक्स में चाहिए, ठीक है। रिपीट एक्स करने से क्या होगा, ये मेरी यहाँ तक मुझे इमेज कंप्लीट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ करके। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिपीट एक्स कर दूँ तो देखिए अभी कमाल देखिएगा, देख रहे हैं आप। अभी ये मेरी की पूरी जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो गया, ये देखें। अब ये एक्स में रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको रिपीट वाई करूँगा तो ये फिर अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैंने इसको रिपीट वाई किया तो इस तरह से ये गड़बड़ हो गई है। लेकिन मैं मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बन रहा था, मैं इसको रिपीट एक्स किया मैंने, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको नो रिपीट के साथ जाता तो वो मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट नहीं था। तो हमें कभी कभार ऐसे यूज़ करना पड़ सकता है। रिपीट हमको किस तरफ रिपीट करनी है, किस तरफ नहीं करनी, रिपीट एक्स रिपीट वाई में करनी है कि नहीं करनी। नहीं करनी तो नो रिपीट। अच्छा, हम वापस से अपनी वही इमेज लेके आते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है ये वाली, क्योंकि जो हमने अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है उसके लिए हमें ये जो है इमेज सही रहेगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन बैकग्राउंड पोजीशन से पहले हमको इसकी अटैचमेंट देखनी पड़ेगी। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों। तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो अटैचमेंट कर लेते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड, यानी कि पहले मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे जो है लॉरम में बैकग्राउंड जो है पैराग्राफ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लॉरम करता हूँ, लॉरम मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो मेरे पास इस तरह काफ़ी बड़ा जो है वो पैराग्राफ आ गया। कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे पास जो है वो टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी देखिए क्या होगा, जब मैं इसको, यहाँ देखिए मेरे पास स्क्रॉल आ गया। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये जो मेरी इमेज है ना ये भी स्क्रॉल होगी साथ में, ठीक है। देखें ऊपर स्क्रॉल हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसको रोकने के लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट जो होती है ना उसको हम कर देते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड किया ना जब हमने, तो जब अब हम इसको बैकग्राउंड को स्क्रॉल करेंगे, मेरा मतलब है हम इस टेक्स्ट को या अपने कंटेंट को स्क्रॉल करेंगे, तो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है ना ये फिक्स हो गई है। ये देखिए हमारी बैकग्राउंड इमेज अभी स्क्रॉल नहीं हो रही, ये फिक्स्ड हो गई है। इसके बाद जो हमारे पास आता है, इसको हम अभी हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर सेंटर कर दें तो देखिए हमारा ये सेंटर में आ गया, लेकिन ये सही से नहीं आया। क्यों सही से नहीं आया, मैं भी आपको बताता हूँ ये सही से क्यों नहीं आया। यहाँ पर हम हमेशा दो अच्छा, ये आप अगर बैकग्राउंड पोजीशन यूज करें ना तो उससे पहले आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट लगाना लाजमी है। अगर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं लगाएंगे ना तो ये आपको रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं देगा। तो आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स करना जरूरी है। तो देखिए अब ये सेंटर में आ गई है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे। देखिए बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने करती फिक्स, उसके बाद मैंने यूज किया बैकग्राउंड पोजीशन। बहुत ज्यादा गलती करते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं हो पाता उनसे। वो यहाँ गूगल पे जो है वो सर्च कर करके पागल हो जाते हैं, यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का वो हल नहीं ढूंढ पाते। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड अटैचमेंट में फिक्स नहीं लगाया होता और वो यहाँ से पोजीशन सेट कर रहे होते हैं और यहाँ से पोजीशन जो है वो सेट हो नहीं रही होती। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है। तो देखिए आप बैकग्राउंड पोजीशन में हम दो वैल्यूज देते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू देंगे लेफ्ट। लेफ्ट मतलब यहाँ से पहली जो हम वैल्यू देते हैं वो होती है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट सेंटर और राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। अब मैंने इसको लेफ्ट दे दी। और दूसरी जो वैल्यू हम देंगे वो हम देंगे टॉप सेंटर या फिर हम देंगे बॉटम। यानी कि पहली जो वैल्यू हम देंगे वो होगी एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट की तरफ, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी वाई एक्सिस में, यानी कि टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा ये बात। अब मैंने लेफ्ट दे दी तो क्या होगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये जो है ना लेफ्ट में आ जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट वैल्यू दूंगा, टॉप दूंगा तो ये लेफ्ट में टॉप में आएगा, और अगर सेंटर में दूंगा तो ये लेफ्ट की तरफ ही रहेगा लेकिन सेंटर में आएगा, और अगर लेफ्ट बॉटम दूंगा ना तो लेफ्ट की तरफ ही रहेगा लेकिन बॉटम में आएगा। तो अगर मैं लेफ्ट इसको टॉप देता हूँ ना तो देखिए ये आ गया ऊपर, ठीक है। लेफ्ट भी हो गया यहाँ से और टॉप भी हो गया। और अगर मैं यहाँ से इसको सेंटर कर दूँ तो ये लेफ्ट रहेगा लेकिन सेंटर में आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसको बॉटम कर दूँ, बॉटम किया मैंने तो देखिए ये लेफ्ट भी रहा और बॉटम में भी आ गया। तो अभी मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट अपने कंट्रोल और स्लैश से इसको मैं कर दूँ कमेंट, ठीक है, यानी कि मैंने इसको कर दिया डिसेबल। अब कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ तो देखिए ये पूरी की, हालांकि मैंने लेफ्ट बॉटम लगाया हुआ है लेकिन ये लेफ्ट बॉटम नहीं लेगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। देखिए ये अभी आधा ऊपर चला गया बैकग्राउंड। तो आपको अगर पोजीशन जो है वो सेट करनी है तो आप जो है वो लगाएंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। और अगर मैं इसको अभी राइट कर दूँ यहाँ से, देखें इसको पूरा हटा के बताता हूँ ना आपको सही से समझ में आएगा। राइट किया मैंने इसको यहाँ से, अब क्या होगा, ये राइट में आएगा, राइट में ही रहेगा। अब इसको टॉप दूंगा तो राइट टॉप पकड़ेगा, राइट में सेंटर दूंगा तो राइट सेंटर में पकड़ेगा, और राइट बॉटम में दूंगा तो राइट बॉटम पकड़ेगा, ठीक है। राइट आया, राइट में मैंने दिया इसको टॉप तो देखिए राइट टॉप में आ गया। और अगर मैंने इसको दिया राइट सेंटर तो देखिए राइट सेंटर में आ गया। और अगर मैंने इसको दिया राइट बॉटम तो ये आ गया राइट बॉटम में। और अगर आप इसको एक वैल्यू देंगे ना, एक वैल्यू
यानी कि मैंने इसको दिया टॉप। टॉप मतलब ये टॉप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से सेंटर में पकड़ लेगा। जो हम इसको वैल्यू नहीं देंगे ये उसका सेंटर ले लेगा। टॉप हमने इसको टॉप तो दे दिया, ठीक है। अब ये टॉप इसको हमने ये नहीं बताया भाई टॉप लेफ्ट या राइट, तो ये टॉप में सेंटर में आएगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने सिर्फ इसको टॉप की वैल्यू दी है, तो देखें क्या होगा, ये आ गया सेंटर में, टॉप में आ गया। लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया तुमने लेफ्ट में रहना है, तुमने सेंटर में रहना है, या तुमने राइट की तरफ जाना है। तो इसने क्या किया, इसने सेंटर पकड़ लिया। और इसी तरह अगर मैं इसको राइट दे दूं, तो अब मैं इसको ये नहीं बता रहा भाई, देखिए राइट तो मैंने इसको दे दिया, लेकिन अब मैं इसको ये नहीं बता रहा कि तुमने टॉप में रहना है, सेंटर में रहना है, या फिर बॉटम में रहना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी आके ये सेंटर पकड़ लेगा। सॉरी, राइट राइट यहाँ था, तो देखिए ये राइट सेंटर बेस ने पकड़ लिया। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको नहीं बताया कि तुम्हें टॉप में रहना है या सेंटर में रहना है या तुमने जाना है बॉटम में, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पकड़ लेगा। और इसी तरह अगर मैं लेफ्ट में इसको दूं, तो ये इसी तरह बिल्कुल यहीं पे आएगा। और अगर इसको मैं बॉटम दूं, तो बॉटम में ये बिल्कुल सेंटर में, बॉटम से ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, लेकिन हमने इसको ये नहीं बताया कि तुमने राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, तो इसलिए ये सेंटर में आएगा बॉटम में। इतना समझ में आ गया आपको? तो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसको कोई मैनुअली देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ना इसको लेफ्ट टॉप पे रखना चाहते हैं, ना आप राइट टॉप पे रखना चाहते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से कहीं पे भी इसको रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको जो वैल्यू है वो परसेंटेज या पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो पहली वैल्यू आप देंगे इसमें, वो होगी लेफ्ट टू राइट के लिए, ठीक है। और दूसरी वैल्यू होगी बॉटम टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम। तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लेफ्ट टू राइट में ले लेता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल लिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यानी कि यहाँ से 100 पिक्सल लेगा इस लाइन से, वाई एक्सिस में ये यहाँ से अपने आप को 100 पिक्सल में ले लेगा। और टॉप से जो है वो बॉटम में मैं लेता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव किया, तो देखिए यहाँ से इसने लिया 100 पिक्सल और यहाँ से इसने लिया 200 पिक्सल। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपने वेब पेज के ऊपर जो है F12 प्रेस करूँ, तो मेरे पास इसका जो है वो वेब डेवलपर टूल बार खुल जाएगा, ठीक है, क्रोम का। तो इसमें अगर यहाँ मैं इसके स्टाइल में देखूँ, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरी की पूरी हमने जो CSS यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको मैं अगर जो पहली वैल्यू है मेरी, मैं इसको चेंज करूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं अपनी कीबोर्ड के हेल्प से चेंज करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूँ यानी कि चेंज करूंगा ना, तो ये यहाँ से, क्योंकि पहली वैल्यू मैंने आपको बताया ये होती है लेफ्ट टू राइट के लिए, तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ से दूर होती जाएगी। तो देखिए मैं अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको अपने कीबोर्ड की हेल्प से एरो अप से इसको मैं इंक्रीज करता हूँ इसकी वैल्यू को, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए जैसे ही ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो देखिए ये आगे की तरफ खिसक रहा है। तो मतलब कि जितने हम इसको पिक्सल देंगे वो लेफ्ट से उतने पिक्सल लेता जाएगा। इसी तरह दूसरी वैल्यू जैसे होती है, मैंने आपको बताया टॉप से बॉटम के लिए होती है, तो जैसे मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये ऊपर से उतने पिक्सल छोड़ रहा है। तो इस तरह से आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो इसके बाद है हमारे पास इसका शॉर्ट हैंड। तो इसका शॉर्ट हैंड हम कैसे यूज़ करते हैं, तो देखिए शॉर्ट हैंड ऐसे यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड हम सबसे पहले लगाएंगे बैकग्राउंड, हम बैकग्राउंड सिंपल लिखेंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी हम सारी एक लाइन में लिख देंगे वैल्यूज़, मतलब तो अगर आप कलर से देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लिख देंगे रेड। तो यहाँ से देखिए मैं इसको कंट्रोल टू सेव किया, तो रेड मेरे पास कलर आ गया। उसके बाद मैं इसको लिखूंगा सिंपल। अभी रेड में अब आप यहाँ पे जो है वो रिपीट नो रिपीट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं अगर बैकग्राउंड इमेज ना जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा यूआरएल लगाने के बाद यहाँ से मैं उसमें जो है वो दे दूंगा उसका जो फाइल पाथ है। मैंने फाइल पाथ दे दिया और कंट्रोल टू सेव किया, तो देखिए मेरे पास फाइल पाथ भी आ गया और ये रिपीट हो रही है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देंगे नो रिपीट करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे नो रिपीट। और यहाँ पे देखिए अभी रिपीट भी नहीं हो रही। और इसके बाद हम देंगे राइट और इसको कर देंगे हम टॉप, यानी कि उसके बाद हम देंगे बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन ये भी क्योंकि हमारे पास इमेज बड़ी है और ये काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास जो होता है ना बैकग्राउंड में जो शॉर्ट हैंड होता है ना, उसमें हम सबसे पहले जो है वो अपना बैकग्राउंड का पाथ देते हैं, उसके बाद हम देते हैं रिपीट नो रिपीट, और उसके बाद हम देते हैं उसकी पोजीशन, ठीक है। तो अब कंट्रोल एस टू सेव करूंगा तो यह काम नहीं करेगी सही से। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड में जो है वो साइज नहीं दे सकते। तो हमको यहाँ पे साइज देने के लिए अलग से साइज का जो है वो लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी, और उसमें मैं करूँगा 200 पिक्सल साइज इसका। तो देखिए भी साइज इसका एडजस्ट हो गया। और उसके बाद अभी देखिए ये टॉप राइट में लगी हुई है, लेकिन अगर ये टॉप राइट में सही से काम नहीं करेगा, अगर मैं इस फिक्स्ड को हटा दूँ, इसको भी मैं थोड़ा सा डिसेबल कर देता हूँ, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ, यानी कि कॉमेंट कर देता हूँ इसको भी और इसको भी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट हैंड में लिखा सबसे पहले यूआरएल, यानी कि इमेज का यूआरएल, इमेज का पाथ, इमेज कहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा नो रिपीट,
और उसके बाद लिखा हमने राइट टॉप पोजीशन सेट कर दी। बजाय इसके कि हम यहाँ पे अलग अलग लिखते, देखिए हमने बैकग्राउंड इमेज के लिए अलग से जो है वो प्रॉपर्टी लिखी और बैकग्राउंड रिपीट के लिए अलग से प्रॉपर्टी लिखी और जो है बैकग्राउंड पोजीशन के लिए अलग से प्रॉपर्टी लिखी। तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट हैंड में हम सारा कुछ एक लाइन में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये तरतीब आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने यूआरएल देना है, उसके बाद रिपीट देना है, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट की जो है वो वैल्यू देनी है, उसके बाद आपने बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू देनी है। अगर आपको बैकग्राउंड का साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए आप अलग से वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप नहीं दे सकते वैल्यू साइज की और बैकग्राउंड अटैचमेंट की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपकी जो है वो बैकग्राउंड सही से काम नहीं कर रही टॉप राइट की तरफ, तो आपने यहाँ पर बैकग्राउंड अटैचमेंट भी अलग से दे देना है, फिक्स्ड कर देना है उसको, तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना जो है वो बैकग्राउंड आप किसी भी अपने बॉडी के बैकग्राउंड में भी लगा सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं अपने किसी भी जो है वो एलिमेंट के बैकग्राउंड में, चाहे वो डिव हो, H1 हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।